buoyancy force। ठीक है ना। क्या डेफिनेशन दिया है, जैसे ये वाटर है, ठीक है ना, ये मान लो वाटर सरफेस है या कोई भी लिक्विड सरफेस है, इस पे एक बॉडी को रखते हैं। मान लो ये एक बॉडी है, फ्लोट कर रहा है, ये ऐसी एक बॉडी है ये, ठीक है ना, ये बॉडी सरफेस इस पे रखा हुआ है, ठीक है। तो इस पानी की वजह से ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा इस तरह से, ठीक है ना, उसको बोलते हैं अप थ्रस्ट। द टोटल फोर्स act upward by the liquid on a body is called buoyancy force। ठीक है ना। टोटल फोर्स अपवर्ड, लिक्विड से कितना लग रहा है किसी बॉडी के ऊपर, उसको कहते हैं हम लोग बुयांसी फोर्स। यानी ये जो लिक्विड है, पानी जैसे पानी है, उस पर एक कोई चीज़ रख दो, लकड़ी है या कोई प्लेट है या कोई भी चीज़ रखो, तो पानी का एक अप थ्रस्ट होता है, अपवर्ड फोर्स होता है। तो जितना वो बॉडी जितना वाटर को डिस्प्लेस करेगा, जितना लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, उतने एरिया से अपवर्ड फोर्स लगेगा, वो लिक्विड का अपवर्ड फोर्स होगा। ठीक है ना। टोटल फोर्स एक्ट अपवर्ड बाय द लिक्विड ऑन द बॉडी बाय द डिस्प्लेस। मैं इसका दूसरा डेफिनेशन लिख देता हूँ, बुयांसी फोर्स को मैं दूसरा डेफिनेशन लिख देता हूँ। The total force acts upward on a body by displaced liquid ठीक है ना। डिस्प्लेस्ड लिक्विड इज कॉल्ड बुयांसी फोर्स। ठीक है ना। पानी जितना इसने डिस्प्लेस किया है, इतना जितना जगह घेरेगा ना वो, तो उतने पानी को हटा देगा। तो वो जितने पानी को हटाएगा, वो पूरा पानी जो है ना अप थ्रस्ट लगा रहा होगा। जो टोटल अप थ्रस्ट होगा वही बुयांसी फोर्स कहलाएगा, टोटल अप थ्रस्ट। ये एक तरह का फोर्स होता है, बुयांसी फोर्स ये एक तरह का फोर्स होता है। अब क्या बताया कि अगर टोटल अप थ्रस्ट, क्या बताया इसको, पहला पॉइंट का, इफ टोटल अप थ्रस्ट इज ग्रेटर देन द वेट of the body, ठीक है, weight of the body, then the body will float, क्या मतलब समझ में आया कि जो टोटल अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा पानी से, जैसे ये बाल्टी में या किसी में पानी ले लिया, या पोंड है, नदी है, उसमें रखेंगे, एक चीज़ को रखेंगे, तो जितना वो पानी को डिस्प्लेस करेगा उतना तो अपथ्रस्ट लगेगा। अगर वो अपथ्रस्ट उस बॉडी के वज़न से ज़्यादा हुआ, जो बॉडी जिसको पानी में रखा है उससे ज़्यादा हुआ है, तो फिर तो ये फ्लोट करेगा। और अगर दूसरा पॉइंट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना, 2 पॉइंट लिखा है, इफ द weight of the body is greater, बॉडी का वजन ज़्यादा है, greater than
the total buoyant force, buoyant force, ठीक है, then the body will sink, then the body will sink, ठीक है। क्या समझ में आई ये कि अगर बॉडी का वजन, जो बॉडी का वजन है डिस्प्लेस्ड लिक्विड से ज़्यादा वजन हो रहा है, लिक्विड का जितना आप थ्रस्ट है उससे भी ज़्यादा बॉडी का वजन है, तो वो जो बॉडी है उसमें डूब जाएगा। ये कहलाता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या कहलाता है ये? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। these are known as आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है ना, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहलाता है, ठीक है ना। अगर कोई भी बॉडी पानी के सरफेस पे रखते हैं तो पानी जो है अपथ्रस्ट लगाता है बॉडी के ऊपर। अब क्या है कि अगर अपथ्रस्ट ज़्यादा हो गया बॉडी के वजन से तो बॉडी फ्लोट करेगा क्योंकि अपथ्रस्ट ज़्यादा है, और अगर वेट ज़्यादा हो गया, अपथ्रस्ट कम पड़ गया, तो फिर वो बॉडी सिंक कर जाएगा। ये दो दे रखा है आमतौर पे। ये तो हमारा टोटल अपथ्रस्ट की वजह से भी है। एक और दूसरा तरीका दे रखा है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये डूबेगा या नहीं डूबेगा, और वो है डेंसिटी। क्या बताया कि अगर कोई बॉडी को पानी के सरफेस पर रखें, अगर उस बॉडी का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से कम होगा, इन टर्म ऑफ डेंसिटी बता रहा हूँ, इफ द डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड देन इट विल फ्लोट। यानी जो बॉडी को हम लोग पानी के सरफेस पे रख रहे हैं उस बॉडी का डेंसिटी पानी के डेंसिटी से कम होगा तब वो फ्लोट करेगा, और अगर उस बॉडी का डेंसिटी ज़्यादा होगा पानी के डेंसिटी से तो वो सिंक करेगा। ये एक दूसरा तरीका समझने के लिए कि सिंक करेगा या नहीं करेगा। ये नोट कर लिए, ये मैं उसे लिखता हूँ, इसे नोट करिए। तो दूसरा जो कंसेप्ट दे रखा वो डेंसिटी के हिसाब से पहला बोला इफ द डेंसिटी ऑफ अ बॉडी, if the density of the body is less than the density of liquid और वाटर ले लेते हैं हम लोग, then it will float, ठीक है, फ्लोट। क्या समझ में? अगर बॉडी का डेंसिटी कम है पानी के डेंसिटी से तब तो ये फ्लोट करेगा, एंड इफ द डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज greater than the density of water, ठीक है ना, बॉडी की डेंसिटी ज़्यादा है पानी से, then it will sink, ये डूब जाएगा। तो दो तरीके से हम लोग बताते हैं फ्लोट का डेंसिटी सिंक करने का। एक तो एरिया कि अगर हम लोग पानी पे रखते हैं तो कितना एरिया वो कवर करता है, जितना एरिया कवर करेगा हर सेक्शन से अप थ्रस्ट लग रहा होगा, तो टोटल थ्रस्ट कितना लग रहा है, टोटल थ्रस्ट पूरे बॉडी पे कितना लग रहा है। अगर थ्रस्ट ज़्यादा हुआ बॉडी के वज़न से तो फिर फ्लोट करेगा, और अगर कम हुआ तो सिंक कर जाएगा, ठीक है। ये तो हम लोगों ने एरियाज दिखाया, और दूसरा बताया डेंसिटी से कि अगर बॉडी का डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम हुआ
मान लो जैसे हम लोग लकड़ी है, लकड़ी के एक ब्लॉक है, अगर हमने पानी में डाल दिया तो ज़ाहिर वुड का जो डेंसिटी है वो कम होता पानी से, तो वो हर कंडीशन में वो फ्लोट करेगा, हर कंडीशन में, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब फ्लोट करेगा। ठीक है। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसी बॉडी है जिसकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा है तो वो सिंक करेगा, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। चाहे आयरन पीसेज है, आयरन का पीस है तो ज़ाहिर अगर उसकी डेंसिटी ज़्यादा पानी की डेंसिटी से, तो वो छोटा लो तब भी डूबेगा, बड़ा लो तब भी डूबेगा। ठीक है। हाँ, अब एक एरिया, एक फैक्टर आता है कि अगर मान लो एक आयरन शीट है, बहुत थिन शीट करके बहुत बड़ा बना दिया गया और उसको फिर पानी पे रखा गया, तो उस पूरे जितना पानी को कवर कर रहा होगा, पूरा पानी पे रखेंगे ऐसे, तो जितना वो पानी को कवर कर रहा होगा हर जगह से अप थ्रस्ट लग रहा होगा। अगर अप थ्रस्ट उस आयरन शीट के वजन से ज़्यादा हो गया तब वो आयरन शीट फ्लोट करेगा। लेकिन डेंसिटी ज़्यादा है आयरन का, तो इसीलिए सिंक होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा उसका, तो डूबने का चांस ज़्यादा है। लेकिन हाँ, एरिया एक पैरामीटर है, एरिया को भी कंसीडर करते हैं कि कितना एरिया कवर किया पानी सरफेस पे। लेकिन अगर डेंसिटी कम है, अगर डेंसिटी कम है तो चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा, वो फ्लोट करेगा ही करेगा। जैसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं पानी में फ्लोट करता रहता है क्योंकि उनकी डेंसिटी कम होता है। इवन हम लोग के बॉडी की जो डेंसिटी है, ह्यूमन बॉडी की जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से कम होता है। अगर हम लोग पानी में उतरेंगे तो हम लोग फ्लोट करेंगे, हम लोग सिंक डूबते नहीं हैं। ठीक है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि पानी में डूब के मर गए, पानी में डूब के नहीं मरे, किसने कहा पानी में डूब के मर गए? ये हम लोग कहने की बात है। अगर उसको ऑब्जर्व करेंगे तो वो पानी में डूब के नहीं मरता। ठीक है, पानी में डूब के नहीं मरता। किसकी वजह से मरता वो फिर? जैसे मान लो बोट में जा रहा था, बोट पलट गया, तो बोट पलट गया तो डूब के लोग मर गए। बहुत सारे बोलते ना कि डूब के लोग, इतने लोग मर गए, मगर डूब से नहीं मरे वो किसकी वजह से मर गए? वो चॉक होने की वजह से मर गए। चॉक का मतलब क्या हुआ कि जैसे पानी में गिर गए, मान लो बोट से जाते बोट पलट गया और उन्हें तैरना नहीं आता, क्या तैरना नहीं आता, तो फिर वो घबराते बहुत। ठीक है ना, बहुत घबरा जाते, पैनिक हो जाते हैं और वो फिर पानी में छाप 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 करने लगते हैं। तो पानी जो है ना बार बार उनके मुंह में जाने लगता है, मुंह में जाने लगता है, नाक में जाने लगता है, और वो जो रेस्पिरेशन होना चाहिए था एक स्मूथ, वो नहीं हो पाता है। फिर वो बार बार उनके करने लगते हैं, वो पानी मुंह में जाने लगता है ना नाक को, फिर उसी में चौक करके वो मर जाते हैं। जैसे हम लोग कैसे गला दबा के किसी को मारा जाता है, बोलते हैं ना कि गला दबा के मार दिया, तो गला दबाने में कैसे मरता वो? क्योंकि उसके जो सांस लेने की जो ट्रैक है वो ब्लॉक करते हैं, उसको सांस नहीं जाता, ऑक्सीजन नहीं जाता है, फिर वो ऑक्सीजन थोड़ी देर नहीं जाएगा तो इंसान मर जाता है। ऐसे पानी में जो बोट पलट गया या किसी भी वजह से पानी में गिर गया, तो उसका जो मुंह है वो पानी की बार बार जा रहा, उसको सांस नहीं ले पा रहा स्मूथ में, तो इसी वजह से वो चौक करके मरता। डूब के मरना क्या होता है? डूब का मतलब पानी में डूब जाए। पानी में कभी मरते हुए आदमी को डूबा हुआ देखा? वो हमेशा फ्लोट करता रहता है। जो लोग तैराकी होते हैं, जो लोग स्विमिंग जानते हैं, मान लो बोट पलट गया तो वो भी तो डूब के मरना चाहिए। ठीक है ना, पानी में तो डूब जाते हैं, लेकिन वो तो स्विमर है, तो अपने बॉडी को ऐसे बैलेंस कर लेते हैं पानी में, ऐसे बहुत देर तक ऐसे पानी को, इतना सेक्शन को पानी के ऊपर रखते हैं। इतना सेक्शन पानी से रखेंगे, पानी जाएगा नहीं नाक में, वो चौक नहीं होगा, काफ़ी देर तक पानी में रहते हैं। ठीक है, निकल जाते हैं। या ऐसे भी जो लोग थोड़ा सा जानते हैं पानी में, भाई कैसे हम अपने आप को ऊपर रख सकते हैं, तैरना नहीं आता तो क्या हुआ, मगर गर्दन को किस तरह से बॉडी को, क्योंकि हमारी बॉडी की जो डेंसिटी है, हम लोग डूबेंगे नहीं। अगर बोट पलट गया, अगर खाली बैलेंस करना आपको, क्योंकि वो बायंस फोर्स लग रहा होगा हमारी बॉडी पे, और जो बायंस फोर्स लग रहा होगा उसके से बॉडी बाहर ही रहता है। वो तो हमारी घबराहट में पानी मुंह में जा रहा है। अगर हम घबराए नहीं, कूल हो जाए, काम हो जाए, तो फिर हम लोग ऐसे रहेंगे, गर्दन ऊपर करके रखेंगे। तैरना नहीं आता, लेकिन गर्दन को खाली बाहर रखना है ताकि सांस लेते रहे। हम लोग सांस लेते रहेंगे, आपको कुछ नहीं होगा। कोई ना कोई वो आते हैं ना, बहुत सारे लोग जब डूब जाते हैं तो बहुत लोग सेफ्टी आते हैं, स्विमर आते हैं, बचा के ले जाते हैं। ठीक है ना, तो वो लोग आएंगे, बचा लेंगे आपको, आप बच जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग पानी में जब डूबते हैं तो डूब के नहीं मरते, चौक करके मरते हैं।
जो सांस लेने की जो वो है ना ट्रैक है वो चौक हो जाता है हमारी घबराहट की वजह से, ठीक है ना। देखो कभी कभी ऐसा होता है ना, नए नए जब गाड़ी सीखते हैं, गाड़ी चलाते हैं तो अक्सर एक्सीडेंट हो जाता है। नए नए गाड़ी चलाने वाले को अक्सर एक्सीडेंट होता है। वो इसलिए एक्सीडेंट नहीं होता कि उसे दूसरे वाले जो सामने जो चला रहा है और उसे नहीं आ रहा चलाना है या इसे चलाना नहीं है, ये घबराहट की वजह से हो जाता है। जैसे कोई गाड़ी तेज चलेगा, वो घबरा के इधर उधर करेगा, लग जाएगा, जबकि उसे चलाने आता। हाँ, लेकिन करते करते वो फिर चलाते चलाते वो सब कुछ से हो जाता है, सेट हो जाता है। तो कभी कोई लहराता बल खाता हुआ भी आता है ना, तो अपनी गाड़ी को बचा ले जाता है। लेकिन नए नए जो ड्राइव करते हैं, सीखते हैं, कोई तेज़ी से आ रहा तो उसकी तेज़ी को देख के या लहराता हुआ देख के भी घबराहट में गाड़ी उसकी अपने आप से गाड़ी नाले में इधर जो उधर उधर किसी को मार देगा वो, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो घबराहट में ही पानी में डूब जाते हैं, मतलब डूबते नहीं बल्कि चौक कर जाते हैं, तब मर जाते हैं। तो नदी पानी में जो है आदमी डूब के नहीं मरता, चौक करके मरता है। सिर्फ हम लोग का समझने का फ़र्क है कि डूब के मर गए, ठीक है ना। वो घबराहट की वजह से मर जाते हैं। घबराहट में तो अच्छे अच्छे लोग मर जाते हैं, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे निकल के आ गया इतना बड़ा सा, ठीक है, तो सांस दे के मैं डर जाऊँगा, फिर पता चला कि फिर हार्ट अटैक हो गया, बाहर निकल लिया। सांप बेचारा देखा हमने, निकल लिया, फिर वो सूंघते हुए चला गया, भाई निकल गए, चलो अब मैं उधर चला गया। वो काटने नहीं आ रहा था वो मुझे, वो तो जा रहा था, लेकिन मैं ही देख के घबरा गए और इतना तेज़ी से बीट्स बढ़ा और इतना घबराहट हुई कि हम कोलैप्स ही कर गए। तो ऐसे बहुत दफ़ा होता है, ठीक है ना। लोग घबराहट से, डर एक बहुत बड़ा पैरामीटर्स होता है। डर जो है ना, एग्ज़ाम की तैयारी क्यों कर रहे हो? फेल होने के डर से नहीं, एग्ज़ाम की तैयारी क्यों कर रहे भाई सब लोग? फेल होने के डर से। डर आगे क्या होगा वो बहुत बड़ा होता है। तो इसलिए बोलते हैं भाई उससे बचने के लिए तैयारी करके रखो। कितनी बात सुनिए, तो डर बहुत बड़ी चीज़ होती है। एनीवे, पूरी दुनिया जो चल रही है डर से चल रही है, ठीक है। पूरी दुनिया जो चल रही है किससे चल रही है? डर से। देखो हम लोग, कोई अच्छा आदमी करेगा, अच्छा क्यों कर रहा है? अरे मुझे अच्छा करूँगा तो फिर जन्नत में जाऊँगा, और गलत करूँगा तो जहन्नुम में जाऊँगा, नरक में जाऊँगा। तो जहन्नुम में जाऊँगा, फिर जलूँगा, फिर कीड़े काटेंगे, या नरक में जाऊँगा तो मेरा वैसा होगा। उसके डर की वजह से हम अच्छे काम कर रहे हैं, नहीं समझ में। जिनको ये डर नहीं है वो सब काम कर रहे हैं, घूम घूम के मोहल्ले में। बुरे काम भी बड़े शौक से कर, दिखा के कर रहे हैं, ठीक है ना। बुरे काम भी बड़े दिखा के कर रहे हैं, शान से कर रहे हैं बुरे काम भी, क्योंकि उनको डर नहीं है, ठीक है ना, कि भाई मैं मरूंगा तो मेरा ये होगा या पुलिस पकड़ लेगा। देखो पुलिस से आदमी जो है ना गलत काम क्यों नहीं करता? अरे पुलिस पकड़ के लेगी, मारेगी, जेल में रख देगी, मोहल्ले में मेरे इज्जत का क्या होगा, फालूदा हो जाएगा। लेकिन जिनको इस सब का डर नहीं होता है वो खुद कर रहा है, खूब कर रहा है। जिसके पुलिस से सांठ-गांठ है वो और मिल के कर रहा है, ठीक है ना। पुलिस से जिसकी सांठ-गांठ है वो गलत भी कर रहा है और शान से भी कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि पता है कि जिनको पकड़ के ले जाना वो तो हमारे साथी हैं, ठीक है, वो कौन पकड़ के ले जाएगा। एनीवे, कितनी बात सुन में ही। तो दुनिया जो है ना, दुनिया में सब कुछ जो भी हो रहा है वो सब डर की वजह से चल रहा है, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, सब डर की वजह से चल रहा है। हम कोचिंग आ रहे हैं, पढ़ने आ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आगे मेरा फ्यूचर क्या होगा। अगर मान लो मैं अच्छा नहीं पढ़ पाया, अच्छा करियर नहीं बना पाया, तो मेरा फ्यूचर क्या होगा, ये क्या होगा का डर हमें पढ़ा रहा है, ठीक है। ये एक अच्छा है, मतलब कहने मतलब है कि डर दोनों तरह के होते हैं, अच्छे भी डर होते हैं, अच्छे के। जैसे लोग नेक काम क्यों करते हैं भाई? जन्नत में जाएंगे, जहन्नुम से बचेंगे, तो एक तरफ से बचेंगे, एक तरफ रिवार्ड मिलेगा। तो उसकी वजह से एक डर से भी और एक कुछ पाने के उसकी वजह से भी अच्छे आदमी कर रहे हैं। हम पढ़ाई क्यों करें कि यार हमारे आने वाला ज़िंदगी अच्छे रहेंगे, और फिर बड़ी ज़िंदगी की बहुत परेशानी रहती है उस सबसे बच जाएंगे, एक अच्छी ज़िंदगी गुजरेगी, सारे आराम आसाइश मिलेंगे। ये एक पाने का और ज़िंदगी ख़राब होने, तकलीफ़ में होने के डर की वजह से हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दुनिया से ही चल रही है। आगे चले हम लोग। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल हमने यहाँ पे लिखा था अभी। आर्किमिडीज एक नाम है और ये ग्रीक के साइंटिस्ट थे, क्या है, और इन्होंने बहुत सारे काम किए अपने टाइम में, बहुत पुराना एंशियंट टाइम में, बहुत एंशियंट टाइम में बहुत सारे बातों का, जैसे व्हील का, एक व्हील होता है पहिया, लीवर होता है, एक्सल होता है, इन सब बातों के बारे में समझाया, बताया।
और उनके काफ़ी सारे टेक्निक्स तरीके दिए गए थे जो काफ़ी फ्यूचर में चल के काम आए। उन्होंने ही एक आर्किमेड प्रिंसिपल दिया था बायनेंसी फोर्स को, उसी को हम लोग कहते हैं आर्किमेडिस प्रिंसिपल। आर्किमेडिस प्रिंसिपल को यूज़ करके ही एक ज़माने से शिप्स एंड बोट्स बनाए जा रहे हैं। सबसे पहला जो सवारी था, पहले एक तो जानवर हुआ करता था, लेकिन एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के कोई रास्ते नहीं थे सिवाय पानी के। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पानी से कनेक्ट थे। जैसे मान लो आजकल समंदर है, एक समंदर के उस तरफ कोई दूसरी कंट्री इधर है, तो पहले जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के लिए शिप से जाते थे, बोट से जाते थे। लेकिन ये जो शिप्स एंड बोट्स बनाए गए, ये आर्किमेडिस के प्रिंसिपल से बनाए गए। आर्किमेडिस के प्रिंसिपल बताते हैं, एक कहानी है, बहुत तरीके से लिखा गया, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से। अगर मैं सुनाना चाहूँ कहानी तो सुनो कहानी और देखो क्या है आर्किमेडिस प्रिंसिपल और कैसे क्या क्या हुआ है, उन्होंने क्या क्या आर्किमेडिस को बताने से पहले एक टॉपिक है, मैं बता देता हूँ, कहानी लास्ट में बता देता हूँ। एक टॉपिक है रिलेटिव डेंसिटी, ये टॉपिक को बता देता हूँ, इसको ख़त्म कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आर्किमेडिस के कहानी को बताता हूँ। क्या बताया रिलेटिव डेंसिटी? अभी हमने बताया था ना, कोई भी बॉडी फ्लोट करता है, अगर उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगा तो सिंक कर जाएगा, कम होगा तो फ्लोट करेगा। तो रिलेटिव डेंसिटी में एक रिलेशन दे रखा है, रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड ले लेते हैं या सब्सटेंस ले लेते हैं, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है ना। रिलेटिव डेंसिटी इस तरह से निकालते हैं, इसका कोई यूनिट नहीं होता। डेंसिटी का जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ डेंसिटी, यूनिट ऑफ डेंसिटी जो है kg पर मीटर क्यूब, ये होता है डेंसिटी। तो यहाँ पे कोई सब्सटेंस है, उसकी डेंसिटी लेते हैं kg पर मीटर क्यूब, और इधर पानी का लेंगे, ये भी kg पर मीटर क्यूब, तो ये कैंसिल होता है। तो रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता। और रिलेटिव डेंसिटी किसी भी बॉडी का निकालना चाहते हैं तो उसकी डेंसिटी ऊपर लिख दो, नीचे पानी का डेंसिटी। पानी की जो डेंसिटी होता है वो दे रखा डेंसिटी ऑफ वाटर, नॉर्मल वाटर, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये वाटर की डेंसिटी है, ठीक है ना। और किसी का निकालना चाहते हैं तो यहाँ लिख लीजिए, तो रिलेटिव डेंसिटी ये निकल जाएगा। या मान लो रिलेटिव डेंसिटी दे रखा है तो वाटर का तो हमें पता है ही है डेंसिटी, ठीक है, तो इसका निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी बॉडी का डेंसिटी निकाल लेते हैं। और ये देखा गया है कि जिसकी डेंसिटी 1 से कम होगा, क्या, इफ डेंसिटी इज लेस देन 1, अगर डेंसिटी 1 से कम होगा फ्लूट्स करेंगे। एंड इफ डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, ये रिलेटिव डेंसिटी, यहाँ पे भी लिखते हैं इफ रिलेटिव डेंसिटी इज ग्रेटर देन 1 देन सिंक, ठीक है ना। कितनी बात सुने? तो रिलेटिव डेंसिटी अगर 1 से कम होगा तो फ्लोट करेगा, और यानी इससे का वैल्यू निकालेंगे, इसको सब्सटेंस का डेंसिटी अपन वाटर की डेंसिटी, अगर 1 से कम होगा तो वो चीज़ फ्लोट करेगा, और अगर 1 से ज़्यादा होगा तो वो सिंक कर जाएगा। ये रिलेटिव डेंसिटी का दे रखा है, इसके क्वेश्चन भी दे रखे हैं। तो ये एक टॉपिक था, लास्ट टॉपिक। अब हम लोग बता रहे थे इसके आगे कि आर्किमेडिस जो है एक बहुत ही बड़ा कंसेप्ट दिया उन्होंने, और लेकिन एक कहानी है इसके पीछे, वो कहानी सुनते हैं। क्या बताते हैं कि जिस ज़माने में आर्किमेडिस थे, जिस ज़माने में आर्किमेडिस थे, उस वक्त इतना पढ़ने लिखने का रिवाज नहीं था। लोग
रूलर थे, रूलर किंगडम था, यानी राजा महाराजा होते थे। राजा महाराजा कैसे बनते थे? लड़ाई होती थी, जो जीता वो उसका अपना हो गया। तो ऐसे जो बहुत सारे राजा महाराजा लड़ाई करते थे और लड़ाई करके अपना कब्जा कर लेते थे, उनका हो जाता था। लेकिन उस टाइम में आर्किमिडीज एक थोड़ा साइंस वाइंस जानते थे, थोड़ा सा उस टाइम के हिसाब से अपने हिसाब से जानते थे। तो जब भी कभी कहीं बैठना उठना होता था, बात होती थी, तो आर्किमिडीज कहते थे राजा जाहिल है। क्या? अरे राजा जाहिल है, अनपढ़ गंवार आदमी। ठीक है, जो भी कहता होगा, मगर कुछ इसी तरह के मतलब निकलते थे कि राजा जाहिल है। पुराने ज़माने में लोग मुखबर रखते थे, ठीक है ना, कि लोगों में क्या बातचीत चल रही है, किस तरह की प्लानिंग हो रही है। तो मुखबर होते थे, जो मुखबरी करते थे लोगों की बातों को ले जाके और जाके राजा को बताते थे। अंग्रेज़ों के ज़माने में भी ऐसे इंडियन बहुत सारे मुखबर थे, जो इंडियन अपना मीटिंग करते थे, बातचीत करते थे, तो वो खबर अंग्रेज़ों को पहुंच जाता था। फिर वो अंग्रेज़ आते थे और जो लोग ज़्यादा एक्टिव होते थे उनको पकड़ के ले आते थे, बहुत मारते भी थे, जान तक मार देते थे। कितनी बात सुन में। तो उसी तरह से आर्किमिडीज के दौर में जब वो था, जब दो राजा थे, तो वो मुखबर भी थे। तो मुखबरी होती थी, तो लोग क्या कह रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या हो रहा है, वो सारे खबरें राजा तक पहुंच जाती थी, 2, 4, 10 दिन बाद आगे पीछे करके। कितनी बात सुन रहे। तो ऐसी तरह से आर्किमिडीज जहाँ कहीं भी बैठता था तो कहता था राजा जाहिल है। बात होती थी, थोड़ी देर बात होने के बाद ये लास्ट में चलते चलते आर्किमिडीज ठोक ही देता था, राजा तो जाहिल है, अनपढ़ है, गंवार है। ठीक है, ये बात राजा तक पहुंच गई। क्या? ये बात राजा तक पहुंच गई। राजा को पता चला कि भाई एक आदमी है जो ये बात हर जगह कहता है कि राजा जाहिल है। तो उस वक्त जब राजा होते थे ना, तो उनके कोर्ट में हर तरह के लोग होते थे। कोर्ट में जैसे एक म्यूजिकल टीम होती थी, तो शाम ढले म्यूज़िक सुनाना और ये होना वो होना होता था इंटरटेनमेंट के लिए। कुछ ऐसे भी लोग होते थे जो लड़ाई के बारे में बताना, लड़ाई पे अटैक करना, कैसे प्लान करेंगे, कैसे अटैक चढ़ाई करेंगे, लड़ाई करेंगे, उस तरह के भी होते थे। बहुत सारे लोग देखने बहालने के लिए होते थे, जो राया होते थे उनको देख में उनकी परेशानी क्या है, कैसे। तो हर तरह की टीम होती थी राजा के दरबार में। होता था ना, राजा के दरबार में जाते थे, राजा के दरबार में बहुत सारे लोग होते थे और अलग अलग काम करते थे। तो एक टीम ऐसी भी थी जो पढ़ने लिखने और इस तरह की बातों को जानती थी। तो राजा के दरबार में जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा साइंस को जानने वाला आदमी था, उससे बुलाया राजा ने और बताया कि ऐसे ऐसे बात सुनने में आ रही है, एक आदमी कहता है कि राजा जाहिल है। ये तो ठीक है कि मैं जाहिल हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो लड़के जीतता हूँ, ये मेरा रूलिंग होती है, लेकिन जाहिर है उसको भी तो रोकना पड़ेगा। वो एक बात को गलत लोगों में मैसेज जा रहा है कि मैं राजा जाहिल है, तो उसे रोकना पड़ेगा। तो कुछ ऐसी बात करो या ऐसा करो कि वो अपने ही साइंस से फंसे हो। तो क्या करना चाहिए? तो फिर वो कोर्ट मेंबर ने राजा से कहा कुछ 1-2-4 दिन बाद कि भाई उसे बुलाइए, फिर हम बात करते हैं। कितनी बात सुन रही। फिर आर्किमिडीज को बुलाया गया कोर्ट में, किंग के कोर्ट में, राजा के दरबार में बुलाया गया। राजा के दरबार में आया, जब चला घर से तो जाहिर है घर वाले ने पूछा, जैसे फैमिली है तो पूछे कहाँ जा रहे हैं, तो राजा ने बुलाया है मुझे। ठीक है, अब दोनों बातें थी, अच्छी बात भी हो सकता है, बुरी बात भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मतलब कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, मतलब डायलेमा आ गया, क्या होगा क्या नहीं होगा। चलो राजा बुला रहा है तो जाना ही पड़ेगा। अब वो कोर्ट में गए तो राजा बैठा, दरबारी बैठे, फिर बताया गया भाई क्या ये ऐसे ऐसी बातें सुनने में आ रही है, आप ये कह रहे हैं कि राजा जाहिल है, आप जानते हैं। तो उसने कहा हाँ जी राजा जाहिल है, पूछ लो कितना पढ़ा लिखा है। ठीक है, मैं कहानी बता रहा हूँ, मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं वहाँ बैठा हुआ था, एक कहानी है जो आते आते यहाँ तक आया तो हम बता रहे हैं आपको, पर एक बात को मैसेज को बताने के लिए बता रहे हो। ठीक है, तो आर्किमिडीज ने कहा हाँ मैं आज भी कहता हूँ कि राजा जाहिल है। ठीक है, बोला अच्छा तो आप साइंस जानते हैं? बोला हाँ मैं साइंस जानता हूँ। क्या, लेकिन जिस ज़माने में उस वक्त ये बात हो रही थी ना, आज की डेट में हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो बताते कि पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है। कितने? 118 एलिमेंट्स हैं। पीरियोडिक टेबल है ना, एक एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया। उस ज़माने में इतने एलिमेंट नहीं थे, 2, 4, 5 एलिमेंट थे, 7 एलिमेंट थे। तो क्या हुआ कि वो जो दरबारी था उसने 2 स्फेरिकल बॉल गोल्ड का, सोने का दिया,
पास में 2 सोने का स्फेरिकल बॉल आर्किमिडीज को दिया। ये लो, ये सोने का 2 बॉल स्फेरिकल, बिल्कुल एक जैसा साइज में भी, सब कुछ एक जैसा ऊपर से, और बताया कि ये ले जाओ इसे, और इसमें बताना है कि इसमें तो एक प्योर सोने का बना हुआ है और एक जो दूसरा जो है ना नेक्स्ट वाला, वो उसमें प्योर नहीं है, उसमें मिलावट है। अब तुम्हें ये बताना है कि इसमें प्योर कौन सा है और मिक्स वाला कौन सा है, जो प्योर इम्प्योर वाला से बना वो कौन सा है। लेकिन एक बात याद रखना कि इसे खुरचना नहीं है, खुरच के अंदर ये नहीं करना है। आप अपने साइंस से बताओ कि कौन असली बॉल है सोने का और कौन असली नहीं है। अगर तुमने बता दिए इसमें से, तो ये तो तुम्हारे है ही है, और भी बहुत सारे रिवार्ड मिलेंगे। और अगर नहीं बता पाए तो याद रखना, चौराहे पे उल्टा लटका देंगे, फांसी लगा देंगे। वो दिन तुम्हारे आखिरी दिन है। अगर तुमने बता दिया कि सही कौन सा, असली कौन सा है, तो बहुत सारे नाम, और अगर तुमने नहीं बता पाए तो चौराहे पे फांसी लगा देंगे। अब ये दोनों ये सोने का बॉल ले जाओ, और इतने दिन के बाद आपको एक टाइम दे दिया, इतने दिन के बाद आपको बताना है कि असली कौन नकली कौन। जाइए। अब क्या हुआ आर्किमिडीज को, वो भी वो तो बिल्कुल ही फंस गया अब तो, कि उसमें से असली बताना है कौन है, नहीं तो अब मरना ही मरना है। अगर बता दिया तो बहुत कुछ, नहीं तो मरना है। अब वो लेके बॉल घर पे आया, तो घर पे उसकी फैमिली ने देखा, अरे सोने के बॉल, खुश हो गए। लेकिन फिर उसका पीछे का हिस्ट्री बताया आर्किमिडीज ने कि अगर मैं असली नहीं बताया तो मैं आखिरी दिन मेरा आ गया आने वाला है, और अगर बता दिया तो फिर तो बहुत ही इनाम है। तो फिर उसकी फैमिली भी टेंशन में आ गई। ठीक है, बहरहाल अब आर्किमिडीज के जितने भी साइंस के नॉलेज थे, उन सारे नॉलेज को सोचना, समझना, और उसके बिहाफ पे उसे ये पता करना था कि असली कौन है सोने का, नकली कौन है। ठीक है, वक्त गुजरता रहा, कुछ बात समझ में नहीं आती, कितने जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करे, क्या करे। अब जैसे जैसे दिन करीब आने लगे, मौत के मतलब आखिरी दिन करीब आने लगे, वैसे वैसे आर्किमिडीज का अलग अलग एक्टिविटीज़ बदलने लगे, जैसे नॉर्मल से अब नॉर्मल बिहेव करने लगे वो। ठीक है, कितनी बात सुन में अब नॉर्मल, क्योंकि अब उसको दिमाग काम नहीं कर रहा था। अब देखा कि यार अब तो मौत का बहुत करीब आ गए। ठीक है, वक्त गुजरता रहा, करीब आने लगा और करीब आने लगा, आखिरी दिन के करीब आने लगा। तो क्या हुआ कि ऐसे ही वो एक दिन, देखो पहले के ज़माने के लोग तो बाथरूम में नहाते नहीं थे, बाथरूम में पहले के ज़माने में लोग नहाते नहीं थे, क्योंकि पहले बाथरूम ही नहीं होता था। पहले के लोग घर थोड़ी बनाते थे, इतने बढ़िया घर और बाथरूम, भाई नदी में जाके नहाते थे, पोखर में नहाते थे। ठीक है ना, साइंस तो बढ़ते बढ़ते अब यहाँ तक आया ना, उस ज़माने में तो था नहीं, तो सभी लोग नदी में जाके नहाते थे। ठीक है ना, तो नदी में नहाने गए, मतलब आर्किमिडीज का तो ऐसे ही वक्त करीब आ रहा था तो वो टेंशन में था वो। तो क्या देखा कि वो नदी में ऐसे ही पड़ा हुआ है। ठीक है ना, बताने की कहानी बताई जा रही है ना, आर्किमिडीज नदी में ऐसे पड़ा हुआ था और यही सोच में था कि अब क्या करूं, अब तो मौत के दिन करीब आते जा रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इसको खुरचना भी नहीं है, कुछ करना भी नहीं है, कैसे बताऊं कि ये असली कौन नकली कौन। फिर उसके बाद क्या होता है कि जहाँ पे आर्किमिडीज नहा रहा था, वहीं पे बहुत सारे दूसरे लोग भी आते थे, नहाते थे, बच्चे भी नहाते थे। तो बच्चों को क्या आदत होती है, बच्चे जो है आते हैं कूद के पानी में धम से कूदते हैं। ठीक है ना, वो नॉर्मल नहीं नहाते, बच्चे को तो मज़े आते हैं ना, पानी में कूद कूद के आते थे। तो जब वो पानी में कूदते थे ना बच्चे, तो पानी की एक लहर बनती थी, और लहर बनती थी तो जाहिर है आर्किमिडीज पानी में ऐसे पड़ा हुआ है तो उछल ऊपर नीचे होता था, ऐसे ऐसे होता था। ठीक है, फिर जब ऐसे ऐसे हो रहा था, इत्तेफाक है कि ध्यान दिया उस जगह और उसको मिला एक ज्ञान। ठीक है ना, क्या मिला कि अगर मैं पानी में ऊपर कैसे जा रहा हूँ, ये जो लहर आ रही है पानी की, मैं ऊपर कैसे जा रहा हूँ, इसलिए कि मेरी डेंसिटी जो है पानी से कम है।
तो पानी आ रहा है तो मैं ऊपर चला जा रहा हूँ, फिर नीचे जा रहा हूँ, फिर ऊपर जा रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ। एक हमारा जो मूवमेंट है पानी की लहर की वजह से है, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। फिर उसे दिमाग में आया कि सोने का जो डेंसिटी है या किसी दूसरे एलिमेंट से भी बना होगा, उसकी डेंसिटी में फ़र्क होगा। गोल्ड की जो डेंसिटी है वो अलग है और दूसरे मटेरियल जो होंगे उसकी डेंसिटी अलग है। उस ज़माने में सबसे जो ज़्यादा डेंसिटी वाला मटेरियल था वो गोल्ड था। इसका मतलब गोल्ड का डेंसिटी ज़्यादा है, तो अगर दो मटेरियल को डालेंगे, एक गोल्ड है एक दूसरा है, तो दूसरे की डेंसिटी कम है, गोल्ड की डेंसिटी ज़्यादा है, तो डेंसिटी ज़्यादा हो तो पहले वो डूबेगा। अगर मान लो पानी ले लिया एक टब में और दोनों को ऐसे रखा गया, तो गोल्ड तेज़ी से नीचे जाएगा, वो भी जाएगा नीचे, अगर पानी से ज़्यादा डेंसिटी वो भी जाएगा, लेकिन वो हल्के हल्के जाएगा क्योंकि गोल्ड का डेंसिटी ज़्यादा है, तो गोल्ड तेज़ी से जाएगा, वो हल्के जाएगा। ये उसके दिमाग में बात आई कि अगर हम लोग डेंसिटी को कंपेयर कर लें तो हमें पता चल जाएगा, और चूंकि गोल्ड सबसे ज़्यादा डेंसिटी होता है तो वो पहले जाएगा। और ये दिमाग में जैसे आया उसका तो बिल्कुल जान में जान आ गई। बताते हैं कि जैसे वो नहा रहा था वैसे ही वो नंगा था, नंगा ही दौड़ने लगा और कहा यूरेका यूरेका यूरेका। यूरेका मतलब ग्रीक लेटर में बोलते हैं मिल गया मिल गया मिल गया, ठीक है, मिल गया, हाँ, मतलब जो प्रॉब्लम था उसका सलूशन मिल गया। और फिर वो नंगे भागा। लोग कहते हैं कहानी कुछ अलग तरीके से लिखी गई होगी, पर यह है कि उसने उस गोल्ड को और जो दूसरा मटेरियल था उन दोनों के जो कंपैरेटिव स्टडी किया वो डेंसिटी पे करके बताया कि जिसका ज़्यादा डेंसिटी होगा वो पहले डूबेगा और जिसका कम डेंसिटी होगा अगर वो डूबेगा तो देर से डूबेगा, ठीक है। और उसी पे उसने जाके एक्सप्लेन भी किया कोर्ट में जाके राजा के पास, और उससे बहुत इनाम भी मिला। आर्किमिडीज अपने टाइम का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट रहा है ग्रीक का, और बहुत सारे, सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे कंसेप्ट उसने टाइम टू टाइम बताया है। बताते ज्योमेट्री से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट दिए उसने। जो ज्योमेट्री आज हम लोग पढ़ते हैं उनमें से कई सारे कंसेप्ट आर्किमिडीज के हैं। जब हम लोग ज्योमेट्री से रिलेटेड पढ़ेंगे तो पता चलेगा। कितनी बात सुन में। तो आर्किमिडीज की एक छोटी सी इस तरह की कहानी है, और उसकी वजह से उसने एक प्रिंसिपल बनाया डेंसिटी बेस्ड। जो अभी हम बताए थे ना कि जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा होगा वो पानी में डूब जाएगा, जिसकी डेंसिटी कम होगा पानी के कंपेयर में वो डूबेगा नहीं रिलेटिव डेंसिटी से, ठीक है। तो ये इस तरह का एक आइडिया आर्किमिडीज ने दिया था। इसी को बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। ये यहाँ पे जाके चैप्टर थ्योरी ख़त्म हो जाता है।